वेलकम टू द करप्ट शो, जहां हम बात करेंगे इस वीक की टॉप 5 न्यूज स्टोरीज को लेकर। तो फर्स्ट न्यूज स्टोरी आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, एंड ये न्यूज आने के बाद से ही पूरे कंट्री में बवाल मचा दिया है। ऑन 11 मार्च मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अनाउंसमेंट जारी किया जाता है कि 12 मार्च से पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया जाएगा। इस अनाउंसमेंट आने के बाद से ही ऑपोजिशन ने एक के बाद एक क्वेश्चन रेस करना स्टार्ट कर दिया है, एंड वेस्ट बंगाल एंड केरला के चीफ मिनिस्टर को पब्लिकली कहा है कि वो अपने स्टेट्स CAA लागू करने के लिए नहीं देंगे, एंड जो कि स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम साइड करते हैं, एंड फिलहाल इस CAA की इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया, एंड ऑफ कोर्स इस CAA को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है। फिलहाल हम उन कंट्रोवर्सीज में नहीं जाएंगे, पहले हम जान लेते हैं कि ये CAA आखिर है क्या। अब जस्ट एक लाइन में हम CAA को समझ लेते हैं। तो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक कानून है जिसमें हिंदू, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड सिख कम्युनिटी के जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के रीजन से इंडिया में आए थे 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको इंडियन सिटीजनशिप दिया जाए। एंड इसी के साथ कोई भी नागरिक जो इंडिया के ऑलरेडी सिटीजन के, उनका नागरिकता नहीं जाएगा इस कानून से। एंड अब हम जानेंगे इस CAA कानून को लाने के पीछे क्या रीजन। एंड इधर एक छोटा सा फैक्ट, ये CAA कानून सबसे पहले बीजेपी ने नहीं कांग्रेस ले आने की बात किया था, बट वो कानून थोड़ा सा CAA से अलग था। बट एनी हाउ कांग्रेस उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया। एंड ऑफ कोर्स बीजेपी की इस CAA कानून लाने के पीछे बीजेपी की जो एजेंडा है हिंद राष्ट्र, वो भी कहीं ना कहीं जाके एक रीजन। बट इस रीजन के अलावा भी एक मेजर रीजन इस CAA कानून को ले आने के पीछे मेनली जो रीजन है वो है बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न से काफी सारे लोग हर साल इंडिया में आते हैं। मेनली वेस्ट बंगाल एंड असम में और भी स्टेट्स में जाते हैं, लाइक त्रिपुरा, मेघालय जैसे स्टेट्स में भी काफी सारे लोग जाते हैं। इनमें से मेजोरिटी हिंदू ही है। एंड इससे पहले भी इंडिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान से काफी सारे लोग धार्मिक उत्पीड़न के रीजन से इंडिया में आए थे या फिर आ रहे हैं। तो इन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए ही इस CAA कानून को लाया गया। एंड इधर भी एक क्राइटेरिया है, अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आते हो तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा इस CAA कानून से। एंड इस CAA कानून के खिलाफ भी कुछ क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, मेनली दो ही क्वेश्चन। एक तो सबसे पहले टाइम। अब ये CAA कानून ऑलरेडी दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट में पास हो चुका था, बट लगभग 4 साल बाद मार्च 2024 में इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने की बात हो रहा है। तो आप 4 साल पहले भी इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते थे, बट नहीं किया गया। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इस CAA को इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। एंड सेकंड जो मेजर क्वेश्चन रेज किया जा रहा है वो है कि व्हाई नॉट मुस्लिम, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार से भी धार्मिक उत्पीड़न से इंडिया में आए हैं, तो उनको क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है इस CAA में। तो इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में लिख के बताइए। नाउ लेट्स मूव टू इस हफ्ते की सेकंड बिग न्यूज स्टोरी पर। ऑन 14 मार्च फाइनली SBI ने सुप्रीम कोर्ट की पेशर में आके रिलीज किया कौन से पार्टी ने कितना पैसा लिया था इलेक्टोरल बॉन्ड से। एंड वो डेटा काफी ज्यादा शॉकिंग था। फर्स्ट पोजीशन में बीजेपी नहीं, सेकंड पोजीशन में TMC होने से। ये इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर क्या चीज है? इन रियलिटी इस इलेक्टोरल बॉन्ड की न्यूज को ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। तो 2019 में एक्स बीजेपी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड बीजेपी गवर्नमेंट की मानना था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से इलेक्शन में जो ब्लैक मनी आता था उसको रोकना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी को अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो वो आदमी SBI में जाएगा एंड एक पॉलिटिकल पार्टी का बॉन्ड खरीदेगा, एंड बाद में वो पार्टी उस बॉन्ड को रिडीम कर लेगा पैसों में। तो अगर मुझको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो मुझे SBI में जाना होगा, एंड उधर से जिस भी पार्टी को मुझे डोनेशन देना है, बीजेपी, TMC, कांग्रेस, इनके इलेक्टोरल बॉन्ड मुझे खरीदना होगा, जिसका मिनिमम प्राइस है हर पार्टी के लिए 1 करोड़ रुपए। देख वो बॉन्ड मुझे खरीदना है, बाद में जिस भी पार्टी का मैंने बॉन्ड खरीदा वो पार्टी उस बॉन्ड को रिडीम कर लेगा पैसों में। एंड इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद ही कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड एक ही पॉलिटिकल पार्टी CPIM ने सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ अपील किया। एंड फाइनली 2024 के स्टार्ट में
सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया एंड एसबीआई को इस इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को भी बंद करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को किसने कितना बॉन्ड खरीदा एंड पॉलिटिकल पार्टीज को कितना बॉन्ड मिला उसका एक डेटा रिलीज करने के लिए भी कहा था, बट एसबीआई ने काफी दिन बाद जाके उस डेटा को अब फाइनली रिलीज कर दिया है एंड जिसमें बीजेपी सबसे टॉप पे है। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिला के इलेक्टोरल बॉन्ड में। सेकेंड पोजीशन पे टीएमसी है 1.6 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में मिला के, जो कि स्टेट लेवल पार्टी में सबसे ज्यादा है। इवन कांग्रेस को भी बीट कर दिया है तृणमूल ने। कांग्रेस को 1.4 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने ही लास्ट 4 सालों में काफी ज्यादा पैसा छापा है। एंड इस वीक की थर्ड बिग न्यूज स्टोरी रहा 2024 लोकसभा इलेक्शन की डेट। ऑन 16 मार्च चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने अनाउंस किया इस 2024 लोकसभा इलेक्शन की डेट। इस बार के लोकसभा इलेक्शन को 7 फेज में किया जाएगा, जहां 19 अप्रैल से वोटिंग स्टार्ट होगा एंड 5 जून के दिन वोटिंग एंड। तो फर्स्ट फेज की इलेक्शन होगा 19 अप्रैल के दिन, सेकेंड फेज की इलेक्शन होगा 26 अप्रैल के दिन, 7 मई के दिन होगा थर्ड एंड 13 मई के दिन होगा फोर्थ फेज की इलेक्शन। 5th फेज की इलेक्शन होगा 20th में एंड 6th फेज की इलेक्शन होगा 25th में एंड 5 जून के दिन 7th फेज की लास्ट पोलिंग किया जाएगा एंड 4 जून 2024 को 2024 लोकसभा इलेक्शन की रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाएगा। एंड लास्ट वीक में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी एंड और भी कुछ पार्टीज ने अपनी कैंडिडेट लिस्ट को अनाउंस किया 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए, जिसमें बीजेपी ने अपने सेकेंड लिस्ट में 72 कैंडिडेट्स का नाम रिलीज किया एंड बीजेपी के सेकेंड लिस्ट में की कैंडिडेट्स रहे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, वो लड़ेंगे अपने सीट नागपुर से। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो लड़ेंगे उत्तराखंड हमीरपुर से एंड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लड़ेंगे मुंबई नॉर्थ सीट से। एंड कांग्रेस के सेकेंड लिस्ट में 43 कैंडिडेट्स के नाम था, जिसमें से की कैंडिडेट्स रहे कांग्रेस के 5th टाइम एमएलए गौरव गगोई जो लड़ेंगे आसाम के जोरहाट से एंड कांग्रेस के ही एक्स एमपी के सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो लड़ेंगे एमपी की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट एंड और एक एक्स चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की बेटे वैभव गहलोत राजस्थान के जलहोर सीट से लड़ते हुए नजर आएंगे। एंड टीएमसी के लिस्ट में एक्स क्रिकेटर यूसुफ पठान लड़ेंगे बहरमपुर में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एंड इसी के साथ और एक एक्स क्रिकेटर कीर्ति आजाद लड़ेंगे दुर्गापुर सीट से एंड शत्रुघ्न सिन्हा लड़ेंगे आसनसोल सीट से। एंड इस हफ्ते की फोर्थ बिग न्यूज स्टोरी है हरियाणा से, जहां 13 मार्च के दिन मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह को न्यू सीएम बनाया गया बीजेपी के तरफ से। अब बीजेपी इस तरह के काम पहले भी किया के गुजरात, उत्तराखंड एंड कर्नाटक के सीएम को भी इससे पहले बीजेपी ने चेंज किया था, बट मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा में सीट मिला के हरियाणा के कर्नल से वो लड़ते हुए नजर आएंगे। एंड सुनने में आ रहा है अगर बीजेपी 2024 में पावर में आता है तो मनोहर लाल खट्टर को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में इंक्लूड किया जाएगा। एंड बीजेपी की इस चीफ मिनिस्टर चेंजिंग के पीछे काफी बिग पॉलिटिकल मूव है, अगर आपको उसको समझना के एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक को लेकर एक डिटेल लिंक है, तो आप उधर जाके चेकआउट कर सकते। एंड इस हफ्ते की लास्ट न्यूज रहा वेस्ट बंगाल से, जहां और एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन 14 मार्च के दिन अपने घर पे ही इंजर्ड हो जाता है एंड कुछ ही मिनट के अंदर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी एसएस कैंप में उनको एडमिट करते हैं एंड एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उनको रिलीज भी कर दिया जाता है। तो एट फर्स्ट जो डॉक्टर्स ममता बनर्जी के चेकअप में थे वो मेडिकल बुलेटिन में कहते हैं उनको पीछे से पुश किया गया है, जिसके रीजन से ये हादसा हो सकता है। एंड अगर ये सच होता तो पीएम की सिक्योरिटी काफी ज्यादा क्वेश्चन पे आ जाता एंड अगर ये सच होता तो काफी बिग सिक्योरिटी इशू बन सकता था। बट देन इस सिक्योरिटी इशू को लेकर काफी कुछ होने के बाद एसएसकेएम से क्लैरिफिकेशन दिया जाता कि पीछे से ममता बनर्जी को पुश नहीं किया गया था, उनका हाई बीपी के रीजन उनको लगा था किसी ने उनको पीछे से पुश किया है। एंड हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए एंड अपने पॉलिटिकल कैंपेन में बैक करे। तो ये था हमारा इस वीक का कार्यक्रम। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कर दीजिए एंड कमेंट पे हर न्यूज रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है वो जरूर कमेंट में लिख के बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको पिछले हफ्ते की भी न्यूज स्टोरी जानना है तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं।